मेरे पति ने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की थी और वह हर रात मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता। मैं दर्द से तड़प उठती थी। एक दिन मुझे खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अपने पति से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है। मैंने अपने पति को यह बात बताई तो कहने लगा, ठीक है, मैं अपनी शारीरिक ज़रूरतें तुम्हारी माँ से पूरी करूँगा। इतना सुनते ही मैं काँप कर रह गई थी और अगले ही पल मेरे पति ने मेरी माँ को खींचकर उसके साथ। मैं डरी सहमी सी बेड के कोने में बैठी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। और तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई थी। कमरे के दरवाजे पर जरा सी आहट से ही मेरा दिल कांप कर रह गया था। मैंने डर के मारे अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कमरे का दरवाजा खुला और वह इंसान लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आया और आते ही बड़ी जोर से उसने दरवाज़ा बंद किया। जैसे जैसे उसके डगमगाते कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मुझे लग रहा था कि बस मेरी जान निकल जाएगी। वह नशे से चूर आंखों के साथ गिरने के अंदाज से बेड पर बैठा था। मैं सहम कर बिल्कुल बेड के कोने में जा लगी थी। वह कहने लगा, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। तुम्हें बहुत रीति रिवाज कानून याद आते थे ना मुझे देखकर। देख लो, अब हर तरीके से मैं तुम्हारा पति हूँ, कानूनी भी और रीति रिवाज के अनुसार भी। यह मत समझना कि मैं नशे में हूँ और तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा शादी के फेरे क्या होते हैं और शादी के मंत्र क्या होते हैं, कानूनी पति क्या होता है। यह सब मैं आज की रात तुम्हें बताऊंगा। यह सुनकर मैं रोने लगी थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी और मैं 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी। स्कूल से घर जा रही थी कि अचानक से मेरे सामने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही किसी ने मुझे कलाई से पकड़कर अंदर की तरफ बड़ी जोर से खींचा था। मैं डगमगाकर गाड़ी में गिरी थी और किसी ने मुझे खींचकर गाड़ी के अंदर किया और दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। मेरी नाक पर एक रुमाल रख दिया गया और मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में थी। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई, रोने लगी और दरवाज़ा पीटने लगी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला कोई था ही नहीं। रोते रोते मेरी हालत बेहालत हो चुकी थी। मेरा गला एकदम सूख गया था और दर्द भी करने लगा। वह पूरा कमरा बंद था, ना वहाँ खिड़की थी ना कोई रोशनदान कि मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि मैं कहाँ हूँ, बाहर दिन है या रात है। मैं हर चीज़ से बेखबर थी। 5-6 घंटे बाद जब दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने जो आदमी खड़ा था उसे देखकर मैं सांस तक लेना भूल गई थी। उसके साथ एक मर्द और भी थे। उन्हें देखकर मेरा दिल यूं हो गया था कि धड़कना भूल गया था। मुझे लगा कि वह इंसान मुझसे शायद अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया है, मेरी इज्जत को दागदार करेगा, लेकिन वह तो मुझे जिंदगी भर का दर्द देना चाहता था। वह कहने लगा, 15 मिनट बाद पंडित जी आएंगे। मैंने शादी के सारे इंतजाम कर लिए हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर इज्जत के साथ भेज दूं, तो फिर पहले मुझसे शादी कर लो बगैर किसी इनकार के। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी ही देर बाद वह एक पंडित जी को मेरे पास लेकर आ गया और उस लड़के ने मुझसे ज़बरदस्ती की शादी कर ली। अगर मैं मना भी करती तब भी वह अपनी मनमानी जरूर करता। इतना तो मैं उसे अच्छे से जानती थी। फिर वह मर्द और पंडित जी को लेकर बाहर चला गया। मैं रोने लगी। मुझे हर हाल में अपने घर वापस जाना था। मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे शादी करेगा और मुझे वापस घर भेज देगा और फिर दुनिया के सामने मुझे अपनाने की बात करेगा। अगर मैं उसकी किसी बात से इनकार करती तो अभी अंजाम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से इनकार नहीं करूंगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर इस दरिंदे इंसान से बचना है तो वह जैसा भी कहता है वैसा मैं करती जाऊं, क्योंकि मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद मैं उससे तलाक ले लूंगी, लेकिन इस जैसे शैतान इंसान के साथ कभी नहीं रहूंगी। लेकिन वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वह शादी करने के बाद और भी गलत इरादे रखता था और मैं उसके गंदे इरादे से बेखबर थी। मैं अपने दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शादी होते ही मैं घर चली जाऊंगी। इसलिए मैंने उसकी सारी बातें मान रही थी, क्योंकि मेरे पास यही एक चांस था अपनी इज्जत बचाने का। मुझे लगा अभी थोड़ी देर बाद वह आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि मुझे घर छोड़ दे, दुनिया के सामने इज्जत से मेरी विदाई कराने आना। मैं कुछ नहीं कहूँगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। लेकिन वह इंसान तो जैसे शादी करने के बाद भूल ही गया था।
जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल रुकता जा रहा था। मैं उठकर खड़ी हुई, कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी कि जो तुम चाहते थे वो मैंने कर दिया है। भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरे घर भेज दो। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन विदाई इज्जत और दुनिया वालों के सामने होगी तो मेरी इज्जत रह जाएगी। मेरे सर बदनामी का दाग मत लगाओ। लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी थी। काफ़ी देर तक मैं दरवाज़ा पीटती रही, रोती रही, विनती करती रही, लेकिन बाहर खामोशी थी, कोई भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर मैं दोबारा वही बेड पर बैठ गई। सुबह की भूखी प्यासी थी तो अब मुझे बहुत भूख लग रही थी। पानी का एक घूंट तक भी मैंने नहीं पिया था। इतना समय गुजर चुका था, मैं यह तो जानती थी कि रात गहरी हो चुकी है। मैं डरी सहमी आने वाले समय का इंतजार कर रही थी और तभी दरवाजे पर आहट सुनी थी। जब वह इंसान कमरे में आया था तो मैं डरकर सिमट गई थी। वह मुझे मेरी वह बात याद दिलाने लगा। उसके बदले के तौर पर उसने मुझसे शादी की थी। मेरा नाम सोनाली है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पापा नशे की आदी थे। वह हर रोज़ घर नशा करके आते थे और आते ही मेरी माँ को मारते पीटते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ मुझे मेरे बाप के पास जाने भी नहीं देती थी। जब वह नशा करके घर आते तो मेरी माँ कहती कि तेरा बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, उसे दूर रहा कर, क्योंकि इन नशेड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता। इन्हें तो रिश्तों का लिहाज भी नहीं रहता। मैं अपनी माँ की बात मानती थी और अपने पापा के सामने बहुत कम जाती थी। हाँ, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी अपनी माँ पर अपनी जान छिड़कती थी। हम दोनों माँ बेटी जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। मेरी माँ ने मेरा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करा दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हालांकि मेरे पापा ने मना किया था कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, लेकिन मेरी जिद को देखते हुए मेरी माँ नहीं मानी। एक बार मेरे बाप की नशा करने से तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और वही सड़क पर बेहोश हो गए थे। तो वही लड़का अभिराज एक लड़के के साथ मेरे पापा को घर तक लेकर आया था और वह एक मनहूस पल था कि दरवाज़ा मैंने ही खोला था। वह दोनों भी नशे में थे और मेरे पापा नशे से बेहोश हो चुके थे। यूं अजनबियों के साथ मैंने जब अपने पापा को उनके कंधे पर हाथ डाले गर्दन गिरे हुए देखा तो मैं परेशान होकर पापा पापा चिल्लाने लगी। मेरी माँ मेरी चीखें सुनकर बाहर आ गई थी। अजनबी और नशे में धुत लोगों को देखकर मेरी माँ ने मुझे घूरकर देखा और मुझे डांटते हुए कहा, सोनाली तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बाप का तो यही हाल होना था। इतना परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जितना यह नशा करता है एक दिन देखना किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। माँ की बात सुनकर मैं कमरे में चली गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह पल मेरे लिए किसी मुसीबत का कारण बनने वाला था। जब मैंने दरवाज़ा खोला था उस लड़के ने तो मेरी ज़िंदगी नर्क बनाकर रखती थी। मैं जब भी स्कूल जाती तो मुझे लगता कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। 2-3 दिन तो मुझे यही महसूस होता रहा कि मेरे कोई पीछे आ रहा है। लेकिन एक बार मैंने पलटकर देख लिया, वही लड़का जो उस दिन मेरे पापा को लेकर आया था कुछ कदम की दूरी पर मेरे पीछे आ रहा था। 24 साल का नौजवान लड़का सिगरेट मुंह में दबाए हुए था। गहरी सांवली रंगत थी और आवारा टाइप का था। मैंने बहुत ही नापसंदीदा नज़रों से उसे देखा ताकि वह समझ जाए कि मुझे उसका पीछा करना पसंद नहीं है। लेकिन वह अपने पीले से दांत निकालकर हंसने लगा। काफ़ी दिन तक तो मैं उसे नज़रअंदाज करती रही, लेकिन एक बार उसने मेरे साथ वह किया कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं स्कूल से बाहर आई तो वह सामने खड़ा था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और घर की तरफ बढ़ गई। वह लड़का जल्दी जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, यह कौन सा तरीका है? बीच सड़क पर तुम मेरा रास्ता रोककर कह रहे हो कि मुझे तुमसे बात करनी है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने अपने शब्दों को काफ़ी तेज और सख्त कर रखा था। वह कहने लगा, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अपने घर वालों को आपके घर रिश्ता लेकर भेजूंगा। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। यह सुनना था कि मैं गुस्से के मारे लाल हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और आगे से मेरा पीछा भी मत करना। यह कहकर मैं आगे बढ़ गई थी। मैं समझी कि बात यही खत्म हो गई होगी, लेकिन वह लड़का अगले दिन ही खुद अपनी माँ के साथ हमारे घर पर आ गया। मेरे पापा उस समय घर पर ही थे। मेरे पापा उस लड़के को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे घर आने से नहीं रोका। वह अंदर आ गया और अंदर पड़ी कुर्सी पर बैठ भी गया।
उसकी माँ भी बड़ी अजीब सी थी, मुंह में पान डाले हमारा पूरा घर घूर घूर कर देख रही थी। उसे जरा भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अपने बेटे की कितनी घटिया परवरिश दी है और वह अपने इस घटिया से बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई थी। उसे चाहिए था कि वह अपने बेटे को समझाती, क्योंकि उसका बेटा नशेड़ी था और नशेड़ी आदमी औरत को तकलीफ और तंगी देने के बजाय दे ही क्या सकता है। नशेड़ी आदमी को तो नशा ना मिले तो अपनी पत्नी को भी बेच डालेगा। उस औरत ने मेरे बाप से इधर उधर की बातों के बीच मेरा रिश्ता मांग लिया। मुझे लगा था कि मेरे पापा उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब पापा ने कहा कि तुम काम तो कुछ करते नहीं, फिर मैं तुम्हें अपनी बेटी कैसे दे दूं। उसने जेब से 1 लाख रुपए निकाल कर पापा के सामने रख दिया। उसकी माँ कहने लगी कि हमारी दुकान है और घर भी है, जिसका हमें अच्छा खासा किराया आ जाता है। आपकी बेटी हमारे घर सुखी रहेगी। यह कहकर उसने अपने मुंह में दबे पान को जाहिलाना तरीके से जमीन पर पीक मारी थी। मेरी माँ ने कहा, अपना 1 लाख उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। मुझे यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने वह 1 लाख फौरन उनके हाथ से ले लिए और कहने लगे, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनना था कि मैं गुस्से से कांपने लगी थी। मेरी माँ भी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैं कभी भी अपनी बेटी को किसी भी नशेड़ी के हवाले नहीं कर सकती। पापा कहने लगे, तेरी बेटी कहाँ से आई? यह मेरी बेटी है और मैं पूरे होशो हवास में इसकी शादी इस लड़के से ही करूँगा। ये सुनने की देर थी कि मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई और मैंने गुस्से से चीखते हुए पापा से कहा, पापा, मुझे यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरे मुंह से इनकार सुनना था कि उस लड़के की माँ अपने बेटे को घूरने लगी और कहने लगी, कमबख्त, तू तो कहता था लड़की से तेरी मोहब्बत का अफेयर चल रहा है और यह तो इनकार कर रही है। यह सुनना था कि मैं और भी गुस्से से लाल पीली हुई थी। मैंने कहा, मैं जाहिल और गवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बेहतर है कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। लेकिन वह लड़का गुस्से से खड़ा हुआ अपनी माँ को कहने लगा, माँ, अपने हाथ में पहनी अंगूठी तो मुझे दो। मैं इसे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाहिल गवार कहने की? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? मैं इसके इनकार को नहीं मानता। यह सुनना था कि मेरी माँ भी गुस्से से कहने लगी, तुम जबरदस्ती क्यों यह सब कर रहे हो? लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से लड़ने लगे। कहने लगे, सोनाली मेरी बेटी है, मैं चाहे इसे कुएं में फेंक दूं। तुम होती कौन हो मना करने वाली? फिर उस लड़के से कहने लगे कि पहनाओ मेरी बेटी को अंगूठी। मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन रोकता है। पापा ने मेरी माँ का हाथ जोर से पकड़ा और उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी। आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो? लेकिन मेरे पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। उस औरत ने अपनी उंगली से एक पुरानी सी सोने की अंगूठी निकालकर अपने बेटे के हाथ में रख दी। वह बहुत ही जीत अंदाज में मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा था। मैं कुछ कदम पीछे हटी थी। मैंने कहा, देखो, मेरे पास मत आना। खबरदार जो तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो। लेकिन उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा हाथ पकड़कर खींचा था और अंगूठी जबरदस्ती मेरी उंगली में पहना दी। कहने लगा, आज के बाद तू मेरी अमानत है और तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे, समझी? उसके बाद उस लड़के की माँ ने अपने पास मौजूद पर्स से 10,000 निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी कि बस हम बात पक्की कर चुके हैं, अगले हफ्ते आएंगे और हम अपनी बहू को अपने घर ले जाएंगे। मेरे पापा तो उन 1 लाख को बार बार गिन रहे थे और खुश हो रहे थे। मैं जानती थी मेरे पापा बहुत ही बड़े लालची हैं और पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। मेरी माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी माँ रो पीट कर रह गई थी। वह मेरे बाप को धक्का देकर बोली, तुम कैसे बाप हो? लोग अपनी बेटियों के लिए अच्छे नसीबों की प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं और तुमने अपनी इकलौती बेटी की मंगनी एक नशेड़ी से कर दी। मगर मेरे पापा ने उन लोगों के सामने ही मेरी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगे, यह मेरी बेटी है, मैं जो चाहे करूं। तुम होती कौन हो मुझे सलाह मशवरा देने वाली? अब अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं तुझे अभी के अभी धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। इतना सुनना था कि मेरी माँ खामोश हो चुकी थी। वह लड़का बड़ी बेशर्म नज़रों से मुझे देखने के बाद अपनी माँ के साथ वहाँ से चला गया, जबकि मैं अपने हाथ में मौजूद वह अंगूठी देखती रह गई। इतनी देर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो गुस्सा अंगूठी पर निकाल दिया। अंगूठी को अपनी उंगली से निकालकर मैं बाहर फेंक दी। मेरे लिए वह अंगूठी नहीं बल्कि जंजीर थी। नफरत सी महसूस होने लगी थी मुझे। मैंने अंगूठी उतारकर वही फेंक दी और कहने लगी,
मैं उस लड़के से शादी नहीं करने वाली। जब मेरे बाप ने यह देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं जैसे ही कमरे से निकल रही थी, उन्होंने मेरी चोटी से पकड़ लिया और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी बात पर इनकार करे। वह अंगूठी उठा और वापस अपने हाथ में पहन, वरना तेरा वह हाल करूंगा कि तू देखती रह जाएगी। पापा की मार खाकर मजबूरन मुझे वह अंगूठी दोबारा से पहननी पड़ी। सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी थी। मैं उस इंसान के बारे में सोच रही थी और मुझे घिन आ रही थी। भला मैं उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। मंगनी के बाद आए रोज वह मुंह उठाकर घर में घुस चला आता। कभी जबरदस्ती मुझे बाइक पर बैठने को कहता और कभी स्कूल से लेने चला आता। मेरी सहेलियां मुझे देखकर मजाक बनाया करती थी, तो मैं शर्मिंदा सी रह जाती थी। माँ से शिकायत करती तो वह भी क्या कर सकती थी। वह भी मजबूर थी। जैसे ही मैं स्कूल से आती तो वह घर चला आता और मेरे पापा भी उसे बिल्कुल मना नहीं करते थे। कहते थे कि तुम मेरे इकलौते दामाद हो, और उसकी खूब सेवा किया करते थे। मेरे पापा और वह मिलकर कई कई घंटे तक ताश खेलते रहते और फिर शराब का दौर चला करता। जब भी वह घर पर आता तो अजीब से फरमाइश कर दिया करता। कहने लगता, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, तो कभी कहता मेरे लिए अपने हाथों से ऑमलेट बनाकर लाओ। वह मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफें करता और मेरे पापा सुनकर खुश होते रहते। मुझे तो अपने पापा से भी नफरत महसूस होने लगी थी। उनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। वह लड़का बहाने बहाने से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी मेरे गले में परा दुपट्टा खींचकर उतार देता। मैं अगर उसको मना करती तो वह कहता, तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं गुस्से से कहती कि यह गलत है, अभी मैं तुम्हारी पत्नी बनी नहीं हूँ। शादी से पहले मेरे साथ इस तरीके की हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम मेरे लिए गैर हो और अपनी हद में रहा करो। लेकिन उस बेवकूफ़ इंसान पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। घर पर कोई नहीं था और वह मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया और मुझे चूमने की कोशिश करने लगा। मैं उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी रोज़ की बात वह कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे अपने पास से दूर किया और गुस्से से कहा, मैं अभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनी हूँ, इसलिए शादी से पहले मुझे टच भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी माँ आ गई और वह चला गया। एक दिन ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश होऊं या रोऊं। उस दिन मेरे पापा घर नहीं आए थे। सारी रात बीत चुकी थी। मेरी माँ भी परेशान होने लगी थी कि पड़ा होगा किसी गली नुक्कड़ पर शराब पीकर। जैसे ही सुबह हुई तो मेरा जबरदस्ती का मंगेतर अभिराज मेरे पापा को घर लेकर आया था। मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। शराब पीने की वजह से वह ऐसा बेहोश हुआ था कि दोबारा उठ ही नहीं सका। मगर यह सुनकर मुझे जरा भी दुख महसूस नहीं हुआ था, ना ही मेरी आंखों में आंसू आए। गांव वाले मेरे बाप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि पूरा गांव जानता था कि मेरे पापा की करतूतें कितनी गलत है। थोड़े बहुत लोग आए थे, वह भी सिर्फ मेरी और मेरी माँ की हमदर्दी की खातिर। पापा के मरने के बाद तो अभिराज के सारे रिश्ते नाते टूट चुके थे। यह रिश्ता पापा ने तय किया था और अब मैं उस रिश्ते से आज़ाद थी। अगले ही दिन जब वह दोबारा मुझसे मिलने घर आया, मैंने वह अंगूठी उतारकर उसके मुंह पर दे मारी। रिश्ता टूटने पर वह गुस्से में आ गया और ज़बरदस्ती करने लगा, तो मैंने उसे एक जोर का थप्पड़ भी मार दिया और धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ साथ तुम्हारे साथ भी मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। थप्पड़ खाकर वह जैसे पत्थर का हो चुका था, मगर मैं पूरे गांव के सामने उसकी इतनी बेइज्जती की थी कि मुझे लगा कि वह दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। कुछ दिन वह लड़का दोबारा यहाँ नहीं आया था। मैं समझी थी कि शायद इतना अपमानित होने के बाद वह डर चुका होगा और अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा। मगर अगले ही दिन वह मुझे स्कूल से उठाकर अपने घर ला चुका था। मैं कमरे में बैठी थी, क्योंकि शादी कर लेने के बावजूद उसने अभी तक वापस मुझे घर नहीं भेजा था। तभी दरवाज़ा खुला और वह नशे में चूर सामने आकर बैठ गया। कहने लगा, डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है, अग्नि के भी 7 फेरे लिए हैं। उसकी बात सुनकर मैं कांप चुकी थी। मैं कहने लगी, मुझे वापस घर भेजाओ। मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मगर इज्जत से विदा होकर इस घर में वापस आऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने एक जोर का थप्पड़ मुझे लगाया था।
फिर वह मेरे बहुत ही करीब आ गया, मेरी तरफ देखकर बोला, जब तक मैं अपना हक वसूल नहीं कर लेता तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है जब तुम मेरी पत्नी हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैं तो तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा था, और आज जब यह मौका मिला है और तुम मेरे इतने करीब हो, मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा था, और आज जब यह मौका मिला है और तुम मेरे इतने करीब हो, मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। यह कहकर वह मेरे इतने करीब आ गया कि उसके मुंह की गंदी बदबू मेरी नाक में घुस गई। मुझे उल्टी सी आने लगी। मैंने अपनी सांस रोक ली। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ जो किया मैं सोच भी नहीं सकती। सारी रात वह मुझे दरिंदगी का निशाना बनाता रहा, मुझे दर्द से तड़पाता रहा, और मैं चाहकर भी कुछ न कर सकी। सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैं उठकर बैठी तो जैसे मेरी जान निकल रही थी। सब खत्म हो गया था, मेरे बाल बिखरे थे, शरीर से जगह जगह खून रिस रहा था। अभिराज कहने लगा, चली जाओ वापस अपने घर, और अगर मेरा नाम लेकर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर उसने मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं किसी तरह अपनी खराब हालत में घर पहुंची। मेरी हालत देखकर मेरी माँ बहुत परेशान होने लगी। मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे घर में बैठी हुई थी। मुझे और मेरी माँ की हालत को देखकर वह तरह तरह की बातें करने लगी। जबकि मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो फौरन मुझे कमरे में ले गई और उन औरतों को वहाँ से भेजने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ तो अपना दिल थाम कर रह गई थी, मगर अब इसका कोई हल नहीं था, क्योंकि वह मेरा पति बन चुका था और मेरे साथ रिश्ता भी बना चुका था। मेरी माँ कहने लगी कि अब भलाई इसी में है कि तुम्हें उसी के साथ विदा कर दिया जाए। वैसे भी वह तुमसे मोहब्बत के दावे करता है। क्या पता तुम उसके साथ रहने लगोगी तो वह सुधर जाए। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी और उसने कल जो कुछ मेरे साथ किया था मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती थी। ना चाहते हुए भी मेरी माँ मुझे सुनहरे सपने दिखाने लगी। मोहल्ले वालों ने हमारे घर आना शुरू कर दिया था। पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई थी। बहाने बहाने से औरतें हमारे घर आती थी, तो मैंने भी किसी से कुछ नहीं छुपाया था। पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी। सब अभिराज पर थू थू कर रहे थे, लेकिन उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोलते थे। पूरा गांव जानता था कि अभिराज कितना गिरा हुआ और घटिया इंसान है। सब मुझे दया भरी नज़रों से देख रहे थे और मुझे समझा भी रहे थे कि अब तुम्हारा बाप का साया भी नहीं है, और साया था तो अब भी वह तुम्हारे लिए बाप कम और कसाई ज़्यादा था। तुम अकेली तन्हा माँ बेटी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा करो, चुपचाप उसी के घर में उसी की पत्नी बनकर रहो। अगर भगवान ने चाहा तो अभिराज सुधर सकता है, लेकिन मुझे पता था कि वह सुधरने वाला इंसान नहीं है। मेरी माँ भी मुझे समझाती थी कि अब हमारे सर पर किसी का भी हाथ नहीं है, हमें किसी का सहारा नहीं है। तुम्हारा बाप तो मर चुका है, जबकि अभिराज अच्छा खाता कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। इतना कहने के बाद मेरी माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ दिन बाद अभिराज वापस आया और कहने लगा, आज से मैं यही रहूँगा तुम दोनों के साथ। मेरी माँ भी कहने लगी, ठीक है, इसी बहाने घर में एक मर्द भी मौजूद रहेगा। उसका रवैया शादी के बाद भी बदल ना सका। वह मेरे साथ यूं ही बदसलूकी किया करता था। मैं उसकी पत्नी थी, मगर उसके बावजूद वह मुझे इतनी तकलीफ देता था कि मैं दर्द और तकलीफ सहते सहते पीली पड़ गई थी। जैसे जैसे रात के अंधेरे बढ़ने लगते मेरा दिल अंदर से सूखे पत्ते की तरह होने लगता था। शादी के जो नए नए दिन होते हैं उसमें लड़कियां गुलाब की तरह महकने लगती है, क्योंकि पति उसका उसे फूलों की तरह रखता है। लेकिन मेरी किस्मत में तो हर रात जुल्म सहना लिखा था। मुझे अभिराज इतनी तकलीफ और दर्द देता था कि मैं तड़प उठती थी। मैं अपनी माँ को बताती तो मुझे सब्र करने को कहती। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अभिराज बेरोजगार था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। हाँ, उसका खुद का मकान था और कुछ दुकानें थी जिनका किराया आ जाता था। वह कोई काम नहीं करता, सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। और मुझे एक दिन यह खबर भी मिल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि शायद अपनी औलाद का सुनकर अभिराज का गलत व्यवहार बदल जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आने वाले बच्चे की खबर सुनकर भी अभिराज के व्यवहार में कुछ कमी नहीं आई थी। वह रात को मुझे वैसे ही तकलीफ देता था। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि तुम अपने पति से दूर रहो, वरना तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है।
मैंने जब यह बात अभिराज को बताई तो वह गुस्सा हो गया। कहने लगा, यह बताने वाली डॉक्टर कौन होती है? अगर मैं अपने शारीरिक ज़रूरतें तुमसे पूरी नहीं करूँगा तो फिर किससे करूँगा? और क्या जो औरतें प्रेग्नेंट होती है वह अपने पति की ज़रूरतें पूरी नहीं करती? मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बहुत कमज़ोर है और जिस तरह तुम मुझे दर्द देते हो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा इतना कहना था कि उसने कहा, ठीक है, मैं एक मर्द हूँ और मेरी भी कुछ शारीरिक ज़रूरतें हैं, उसे मैं पूरा ज़रूर करूँगा। अगर तुमसे नहीं तो फिर तुम्हारी माँ मेरी ज़रूरत को पूरा करेगी। मेरा यह सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैं उसे कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारी माँ की जगह है, तुम्हारी सास है। मगर अगले ही पल उसने जो किया उसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। वह उठा और मेरी माँ के पास चला गया और मेरी माँ को ज़बरदस्ती घसीटकर अपने कमरे में लेकर जाने लगा और बोला कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वह मेरी माँ को कमरे में लेकर जा रहा था। मैं यह मंजर देखकर आपे से बाहर होने लगी। तभी मेरी नज़र बरामदे में रखी हुई फ्लावर पॉट पर पड़ गई। मैंने उस फ्लावर पॉट को उठाया जो कि स्टील का था। उसे कहने लगी कि छोड़ दो मेरी माँ को, अगर तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। मैं नहीं जानती थी कि उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी और मैं अभिराज के सर में फ्लावर पॉट से दे मारी। खून के फव्वारे छूट पड़े थे। कुछ देर बाद वह तड़प तड़प कर जमीन पर ढेर हो चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी आ चुके थे, मगर जब उन्होंने अभिराज को देखा तो कहने लगे, इसका यही अंजाम होना चाहिए था, ये इसी काबिल था। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मिलकर खुफिया तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दिया। मैं एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर गुजारा करने लगी। 9 महीने बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। कुछ दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। वह रिश्ता मेरी माँ की एक सहेली ने बताया था। लड़के की पहली पत्नी मर चुकी थी। उसकी एक बेटी थी जिसे पालने के लिए माँ की ज़रूरत थी और इसलिए वह शादी करना चाहता था। मेरी माँ ने यह रिश्ता मेरे सामने रखा और कहा, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तुम्हें खुश रखेगा। मैं भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। जिंदगी में कोई खुशियाँ और उमंग तो बची नहीं थी। जब मैंने उस मासूम बच्ची का सोचा तो मेरे दिल में उसके लिए ममता उमड़ आई थी। मैंने सोचा, वह छोटी सी नवजात बच्ची है, उसे माँ की सख्त ज़रूरत है। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। पता नहीं कोई दूसरी सौतेली माँ आएगी, वह कैसी होगी, और मैं उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखूंगी। यही सोचकर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी माँ ने मेरी शादी उस लड़के से कर दी और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरा पति बहुत ही अच्छा है। उसने मेरी बेटी को भी अपना नाम दिया। मैं उसकी बच्ची का एक सगी माँ की तरह ध्यान रखती हूँ। मेरी दोनों बेटी मेरे पास है और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जब भी गुजरा हुआ समय याद आता है तो मेरी आत्मा कांप जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।